बहुत दिनों के बाद कोई अच्छा समाचार आया है बांग्लादेश से कि लोकशाही के अंतर्गत वहां जो सरकार चुनी गई है वो सरकार बीएनपी की सरकार है। 35 वर्ष तक बांग्लादेश में दो बेगमों का राज चल रहा था। एक बेगम थी शेख हसीना, दूसरी बेगम थी खालिदा जिया। तो उस देश के अंदर जेनजी ने जो आंदोलन किया वो किस लिए आंदोलन किया, उससे क्या हासिल हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, क्योंकि आंदोलन करने वाली एनसीपी को मात्र और मात्र 6 सीट मिले हैं। नमस्कार, नमो नारायण। बहुत दिनों के बाद कोई अच्छा समाचार आया है बांग्लादेश से कि लोकशाही के अंतर्गत वहां जो सरकार चुनी गई है वो सरकार बीएनपी की सरकार है और वो सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध भी रखना चाहती है। निमंत्रण भी आया था मोदी जी के लिए कि आप शपथ विधि में आइए, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यक्रम और पहले के और कार्यक्रम होने की वजह से उस कार्यक्रम में मोदी जी नहीं जाते, ऐसा मीडिया ने बताया। पर बात यहां ये समझनी है कि बांग्लादेश के अंदर 18 महीने तक जो मोहम्मद यूनिस की इंटीरियम गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, या मैं कहूं कि कठपुतली या प्लांटेड इस तरह का व्यक्ति रखा गया, तो उस देश के अंदर जेनजी ने जो आंदोलन किया वो किस लिए आंदोलन किया, उससे क्या हासिल हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, क्योंकि आंदोलन करने वाली एनसीपी को मात्र और मात्र 6 सीट मिले हैं और बीएनपी को 209 सीट, जिसके प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान बनेंगे। पहले तो बांग्लादेश की इस इलेक्शन को समझने के लिए आप ये छोटा सा क्लिप देखिए। तारिक रहमान को पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी है। आपको बताएं, पीएम ने कहा, चुनावी नतीजों से साफ जाहिर है कि बांग्लादेश की जनता को उन पर कितना भरोसा है। उन्होंने भारत बांग्लादेश के बीच बेहतर रिश्ते की उम्मीद जताई है। पीएम ने कहा, आपके साथ मिलकर यही है तारिक रहमान, काम करने के लिए तैयार हो, प्रधानमंत्री ने कह दिया है। इस बधाई संदेश के लिए बीएनपी ने पीएम मोदी का भी आभार जताया। दर्शकों, हमने आपको सुनवाया। बीएनपी नेता नजरुल इस्लाम खान ने भारत को मजबूत पड़ोसी बताया है। कहा, विश्वास है कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है, यानी बांग्लादेश करीब करीब चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इसलिए मधुर होना जरूरी है भारत बांग्लादेश के संबंध। इसलिए बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है। आपको जानकारी दें, बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामलों में भारत पर काफी निर्भर है। पूर्वोत्तर के राज्यों से भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका भी रही। शेख हसीना के सत्ता में रहते हुए भारत पूर्वोत्तर के टेंशन से मुक्त था। तख्ता पलट के बाद भारत के सामने बड़ी सुरक्षा चिंता भी पैदा हुई थी। यूनुस कार्यकाल में 7 सिस्टर्स को अलग करने की धमकी दी गई और यह सब पाकिस्तान करवा रहा था। यूनुस सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, चीन का भी करीबी रहा और उसके चीन जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी की भी काफी चर्चा हुई। अब तारिक के आने से रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की उम्मीद की जा रही है और इसके लिए तैयार है। तो आपने देखा बांग्लादेश के चुनावों का जो समीकरण रहा, जिसमें बीएनपी को 209 सीट, जमाते इस्लामी को 68 यानी 68 सीट्स, एनसीपी को 6 और अदर्स को 14। अब इसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जाते जाते भी मोहम्मद यूनिस ने अपने अंदर के उस जहरीले सांप को बाहर निकाल ही दिया, जहर को, जब उसने कहा कि बांग्लादेश सबसे अपने दोस्ताने संबंध रखना चाहता है, नेपाल, भूटान, और भारत की जगह उसने 7 सिस्टर्स कहते हुए कहा कि यहां बहुत सी संभावनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद यूनिस अभी भी मरते मरते कई ख्वाब मन में संजो कर रखे हुए है कि ये जो वर्तमान की सरकार चल रही है उस सरकार को कभी भी बेदखल किया जा सकता है। मतलब तारिक रहमान जो अभी प्राइम मिनिस्टर है उसको और एक आंदोलन में हटाया जा सकता है और उसकी संभावनाएं अभी पूरी तरह से मिटी नहीं है। ये संभावनाएं जीवित हैं, क्योंकि जिस नाहिद इस्लाम स्टूडेंट विंग के नेता का चुनाव में जीत होता है, एनसीपी की 6 सीट आते हैं, इस तरह के नोटोरियस, मैं ही कहूँगा कि नोटोरियस किस्म के जो युवा होते हैं
वो हर यूनिवर्सिटी, हर राज्य, हर देश, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बांग्लादेश को अनस्टेबल करने के लिए जो मुहिम चली, इसमें हुआ क्या? शेख हसीना को बाहर कर दिया गया और इस बार के इलेक्शन में शेख हसीना की पार्टी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, इसीलिए इंडिपेंडेंस वगैरह की संख्या ज़्यादा हुई। कुल मिलाकर के फॉर द टाइम बिंग समाचार अच्छा ही है कि बीएनपी को 209 सीट आए और तारिक रहमान उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तारिक रहमान कौन? तो खालिदा जिया जो कभी प्राइम मिनिस्टर रही। ये एक मतलब कोइंसिडेंट ही मानिए कि बांग्लादेश के अंदर 35 वर्ष के बाद कोई पुरुष प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। 35 वर्ष तक बांग्लादेश में 2 बेगमों का राज चल रहा था। एक बेगम थी शेख हसीना, दूसरी बेगम थी खालिदा जिया। हम जिस नारी शक्ति या नारी जागरण की बातें करती हैं वो 35 वर्षों तक बांग्लादेश में रही और उसमें क्या स्थितियों में फर्क पड़ा ये हमारे सामने है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरवादिता या जिसे कहें फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट जोर पकड़ रहा और उससे जितना दूसरे गैर इस्लामिक लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो। हालांकि तारिक रहमान ने उसको कॉम्पेंसेट करने का प्रयास किया कि 2 मिनिस्टर, एक बुद्धिस्ट और एक हिंदू उनकी सरकार में है। बहुत अच्छी एक पहल भी है, परंतु बेसिकली बांग्लादेश का जो जन्म है वो जन्म का सिद्धांत ये था कि वो कट्टरपंथियों से अलग खुद को रखना चाहते थे, स्पेशली पाकिस्तान की उस पंजाब वाली मूवमेंट से, ईस्ट पाकिस्तान वाली यानी आज के बांग्लादेश वाली मूवमेंट का। बट धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर बांग्लादेश ऐसे फंसा कि शेख हसीना ने सरकार में जब थी तब उन्होंने पहले ही कहा था कि उन पर दबाव था कि एक वो पूरा आइलैंड जो है सेंट मार्टिन नाम का, वो विदेशी ताकतों के हाथ में उसको देना है। और जब मैं विदेशी ताकत कहूँ तो सीधी सी अंकल सैम की बात आती है, अमेरिका की बात आती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सेंट मार्टिन के उस द्वीप का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर है। वहाँ पर अगर अमेरिकी सेना का ठिकाना बन जाता है तो न सिर्फ वो भारत उपमहाद्वीप पे नज़र रख पाएगा, लेकिन वहाँ से पूरी मूवमेंट जो है, जो चाइना की तरफ चलती है या फार ईस्ट की तरफ चलती है, उस पर नज़र रखना उसके लिए बहुत ही सरल था। शेख हसीना कहती हैं कि मैंने ना कर दी, इसीलिए उसकी सरकार को षड्यंत्र करके गिराया। और षड्यंत्र में ऐसा हुआ कि हमें दिखे तो स्टूडेंट और जेनजी, लेकिन बहुत जल्द एक आध दिन के अंदर ही मोहम्मद यूनुस आते हैं, इंटीरियम गवर्नमेंट चलाते हैं, फिर वो इलेक्शन का वादा भी करते हैं और बहुत सी चीज़ें डेवलप्ड हमें देखने को मिलती हैं कि ये डिज़ाइन है। पर वास्तविक इंटरनेशनल डिज़ाइन या डीप स्टेट को जब हम समझेंगे तो ये मोहम्मद यूनुस कौन है? ना तो इलेक्टेड नेता है, ना तो बांग्लादेश का सर्वमान्य वो नेता था। किसने उसको वहाँ बिठाया और कैसे वो इंटीरियम गवर्नमेंट का सरगना बन सकता था? तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स इस तरह से छोटे छोटे देशों के लिए बनाई जाती हैं जिससे बड़े देशों को परेशान किया जा सके। तो बड़े देश कौन? बड़े देश जैसे चाइना, रशिया, इंडिया इत्यादि इत्यादि। मैं मानता हूं कि भारत और भारत उपमहाद्वीप से जितनी भी ये सिविलाइजेशन है, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, ये एक सनातन की सभ्यता रह चुकी है। इसका इतिहास या इसकी जड़ें सनातन से हैं। इसका प्रमाण क्या? कम से कम भारत देश के अंदर तो ठीक, पर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ईमानदार लोग आज भी जिंदा हैं। इस क्लिप के माध्यम से आप समझ जाओगे। जबकि वो जो हिंदू बिरादरी है, असल वारिस तो वो हैं। हम तो बाद में आए हैं। जब पाकिस्तान नहीं था, जब सिंध नहीं था, जब इस्लाम नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी, तब ये हिंदू थे। यहाँ पर सब कुछ वही थे। उसके बाद ये चीजें बनी, तो आप यहाँ के घर के वारिस को कह रहे हैं कि आप निकलो यहाँ से। तो आपने इस क्लिप में देखा कि वो महिला कह रही हैं कि ये जो पाकिस्तान वर्तमान का तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कभी हिंदुओं का था और जो हिंदू हैं वो ही इसके असली मालिक हैं, और इसको तुम कह रहे हो कि घर से बाहर जाओ। क्योंकि पाकिस्तान में जो संस्कृति है वो तो अरब की संस्कृति है, सनातन की तो उन्होंने छोड़ दी, और ना ही उन्होंने ठीक से उर्दू को अपनाया कि चलो भारत उपमहाद्वीप में उर्दू संस्कृति ली जाए।
तभी मैं कहता हूं कि विश्व में अगर कहीं पे इस्लाम का रोशनी फैलेगा तो वो भारत से फैलेगा, क्योंकि भारत के अंदर जो गहराई है, भारत के अंदर जो संस्कार है, भारत के अंदर जो वो सनातनी एक कल्चर है, वही इस्लाम के सही स्वरूप को विश्व में दिखा सकता है। बाकी पाकिस्तान से कोई उम्मीद लगाना मूर्खता होगी। एक और भी चीज है कि जब हम विरोध करना शब्दों से भी बंद कर दें, मैं नहीं कहता हूं लड़ना झगड़ना, सड़कों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, परंतु कहीं जो गलत हो रहा है उस गलत को गलत बोलने का साहस हमारे भीतर होना चाहिए। बांग्लादेश के जितने भी हिंदू इकट्ठा होकर के जिन्होंने बीएनपी के लिए वोट किया, कहा जाता है कि उस वोट में हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान है, और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये सिर्फ कहने के लिए बात नहीं है, ये मानने वाली बात है, जानने वाली बात है, और ये सत्य बात है। बांग्लादेश का ये एक्सपेरिमेंट अगर भारत के उन विस्तारों में भी किया जाए जहां पर हिंदुओं पर अभी खतरा है डेमोग्राफिक, क्योंकि बाहर से आए हुए दूसरे धर्म के जो लोग राज्यों में घुसकर मूल आबादी को माइनॉरिटी में ला रहे हैं, उसका जवाब यही हो सकता है कि इकट्ठा होकर के वोट करना और एक ही जगह पे वोट करना, ये उसका जवाब हो सकता है। फिर एक और राजनीति जो देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी हमारे भारत देश में है, बंगाल में है, उनको खुश करने के लिए हुमायूं कबीर ने जो शगुफा किया बाबरी मस्जिद बनाने का, बाबरी मस्जिद 2, ये अपने आप में गुलामी का चिन्ह पुनः जीवित करने के लिए है। स्वाभिमान जो भारतीय होगा उसको कभी भी ना तो बाबर से प्रेम होगा, ना उसकी बाबरी मस्जिद वाले नाम से प्रेम हो सकता है। परंतु राजनीति का अपना एक स्वभाव है, राजनीति का अपना एक नियम है, और राजनीति उस तरह से आगे बढ़ती भी है। हम मानते हैं कि अगर हम जागे हुए हैं और उस जागने वाले मोड में संघर्षरत भी हैं तो जीत सुनिश्चित है। इसका सबसे उत्तम प्रमाण है, आप ये अगर क्लिप देखते हैं, खान सर की ये क्लिप देखेंगे जहां वो बताते हैं कि कैसे जब राजा लड़ना छोड़ देता है तो उसका पतन निश्चित है। अगर राजा लड़ना छोड़ देना, राजा का पतन हो जाता है। अशोक सम्राट कलिंग की लड़ाई में के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया। जो हम जिस बिहार से आ रहे हैं ना, उसका नाम मगध था। वो म्यांमार से शुरू होता था, तुर्की तक जाता था। ये बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से उधर है। नहीं सब हम लोग के अंडर में कहीं कोई ठेकेदार उकतार होगा। सभी पुल बना रहे, तुम यहाँ पे रास्ता बना, अशोक आने वाला है, यहाँ पे माला वाला छिड़कना है। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे यहाँ का राजा था। हमारी कोचिंग के बगल में उसका घर था, कुमरार एक जगह है, वहीं रहता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उस समय नाम एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस पेमियाई था। उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहेज में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हुआ क्या, उसका पोता लड़ना छोड़ दिया। वो मगध धीरे धीरे छूटा होते 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 आज बिहार बचा है। जिस मगध यानी जिस बिहार के आगे सिकंदर लौट के गया था ना, कोई जीत नहीं सका था मगध को ना, केवल उसके तलवार छोड़ने की वजह से आज पटना ना मजदूरों की राजधानी हो गई। पूरे बिहार से सबसे ज्यादा लेबर हमारे यहाँ आते। वही लड़ना नहीं छोड़। आपने इस क्लिप में देखा कि अगर राजा लड़ना छोड़ दे तो उसका पतन हो जाता है, और मगध जो कभी बहुत बड़ा विश्व का साम्राज्य हुआ करता था, वो आज की तारीख में मजदूरों का सिर्फ स्टेट बनकर रह गया। कभी मगध की सीमाएं अफगानिस्तान से दूर हुआ करती थी जब तक उसके शासकों के हाथ में शस्त्र थे। तो खान सर की इस क्लिप से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जिस शासक के हाथ में शस्त्र होते हैं यानी शक्ति, और शक्ति सिर्फ राजनीतिक नहीं होती है, शक्ति लौकिक अलौकिक आपको हर जगह लगती है, आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। और सनातन धर्म के अंदर इस आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए 4 नवरात्रियां, जिनमें से एक नवरात्रि अब आ रही है 19 मार्च 2026 को, और ये 19 मार्च से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसमें आप वर्चुअली ऑनलाइन संकल्प लेकर के हमसे जुड़ सकते हैं। प्लस मंत्र दीक्षा आदि की जो आपको जानकारी चाहिए वो भी वेबसाइट पे मिलती है। मुझे जो अलग अलग देशों से, विश्व भर के अलग अलग स्थानों से निमंत्रण मिल रहे हैं, उसको टीम शॉर्टलिस्ट कर रही है, और बहुत जल्दी एक अच्छा शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ताकि मैं अपने उस सनातन संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने उस गुरुकुल के विज़न को पूरा करने के लिए आप लोगों के पास झोली फैलाने ज़रूर
आऊँगा और विश्व में जहाँ जहाँ आप बुलाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे मंत्र दीक्षित हैं, वहाँ पर इसी तरह सनातन का प्रवाह और सनातन की बातें, सनातन का सत्संग करते हुए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इतिहास से हमें सीखना होगा कि शक्ति जो है उसके बिना राज्य स्थापित नहीं हो सकता। चाहे वो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में देखें, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सीखें, या चाहे कोई भी एग्जाम्पल हम लें। जिस राष्ट्र के पास शक्ति है और संसाधन है शक्ति के, वही सरवाइव कर देता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसी आधार पर है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो कर्म योग करते हैं। ये बात गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। तो बांग्लादेश के इस चुनाव की रिजल्ट से कम भारत में बैठे हुए सनातनी इतना सीख लेंगे कि उनके धर्म के हित में जो है, उनके लिए जो हित में है और उनके समाज के लिए जो हित में है, उसके साथ वो खड़े हों। और जहां संघर्ष की जरूरत पड़ती है वहां संघर्ष से वो पीछे ना हटे। संघर्ष चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। और सनातन इसको पल पल हर पल सिखाता है। हम इसी तरह से अपनी यात्रा विचारों की जारी रखेंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।